कोई नहीं जानता कि वह किस प्रकार की भयानक शुरुआती दुनिया थी, बस इतना पता था कि उस दुनिया को नाइटमेयर विलेज कहा जाता था। ये सुनकर बेचारे छात्र डरे और भ्रमित हो गए, और उनकी अपनी क्षमताओं पर सारा आत्मविश्वास बिना किसी निशान के गायब हो गया। प्रधानाचार्य ने उनके साथ भावनात्मक खेल जारी रखा और फिर कहा, इतना गंभीर होने की भी जरूरत नहीं है। जब तक आप समय रहते दूसरी दुनिया से बाहर निकल आते हैं, तब तक आप किसी खतरे में नहीं होंगे। उन्होंने उन्हें तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि जैसे ही स्टॉपवॉच का समय शून्य पर पहुंचता, उन्हें तुरंत दूसरी दुनिया में प्रवेश करना था। उल्टी गिनती शुरू हो गई और 10 सेकंड पलक झपकते ही बीत गए। इसके साथ ही शुरुआती प्रशिक्षण शुरू हो गया। काले ऊर्जा प्रवाह ने सभी छात्रों को घेर लिया और काले बिजली की एक चमक के साथ सभी को एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें परीक्षा देनी थी। वह गांव सबसे सामान्य और शांत दिख रहा था, जबकि लेओन चारों ओर देखता रहा। मफे ने सभी छात्रों को आश्वस्त करना शुरू किया, ये दावा करते हुए कि वह सभी की रक्षा करेगा। मफी ने सभी से कहा कि वे उसका अनुसरण करें, वह सभी को सफलता दिलाएगा। वह सोच रहा था कि भले ही लेओन एक नेक्रोमेंसर हो, वह ये साबित कर देगा कि इस कक्षा का नेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त वही है और पूरी कक्षा का सबसे ताकतवर इंसान है। दूसरी तरफ लेओन को अजीब महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि यह किस प्रकार की शुरुआती दुनिया है और अब तक कोई सिस्टम संकेत क्यों नहीं आया। अचानक सभी ने पीछे से एक आवाज सुनी। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसका पूरा शरीर नीला था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सब कितने जवान हो, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। सभी बहुत हैरान हो गए और पूछने लगे कि यह एनपीसी कौन है। लेओन ने भी उत्सुकता से उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। बूढ़ा आदमी उनके सवालों की अनदेखी करता है और उन्हें नाइटमेयर विलेज में स्वागत करता है। अचानक जो गांव अभी तक सामान्य दिख रहा था, वह एक अंधकार में और डरावना गांव बन गया। सभी के सामने एक नीली खिड़की प्रकट हुई, जिसमें लिखा था, शुरुआती प्रशिक्षण नाइटमेयर विलेज में आपका स्वागत है। सिस्टम ने कठिनाई की गणना की और इसे शुरुआती एस रैंक बताया। सिस्टम ने सभी को सूचित किया कि शुरुआती प्रशिक्षण की कठिनाई अन्य दुनियाओं से अलग मापी जाती है। एक और संदेश आता है जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण की शर्त है कि जीवित रहना और नाइटमेयर गांव के केंद्र में छिपे रहस्य को खोजना है। ये देखकर कि यह गांव नाइटमेयर गांव है, सभी छात्र चौंक जाते हैं। सभी नाइटमेयर गांव को जानते हैं, जिसने 40 लोगों को मार डाला था। ये वही गांव है जिसे कोई भी पार नहीं कर सका। डरे हुए छात्र गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ते हुए कहते हैं कि वे घर जाना चाहते हैं, वे अब और नहीं खेलना चाहते। मफी ने सभी को रोकने के लिए कहा और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सभी को नाइटमेयर गांव से बाहर ले जाऊंगा। जब हर कोई घबरा रहा था, लियोन सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि किसी भी स्तर की दुनिया के लिए कम से कम शुरुआती स्तर होना जरूरी है, और चूंकि वे सभी शिष्य स्तर पर हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि वे इस स्तर को कैसे पार कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में स्तरों को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। शिष्य या शुरुआती स्तर, मध्य स्तर और अंतिम स्तर। शिष्य या स्तर 1 से 10 होते हैं, शुरुआती स्तर 11 से 20 होते हैं और इसी तरह। अचानक जो छात्र घर जाना चाहते थे, जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते हैं, वापस उछल जाते हैं। ये देखकर कि वे बाहर नहीं जा सकते, वे और डर जाते हैं। बूढ़ा आदमी सभी को संघर्ष न करने के लिए कहता है और बताता है कि जैसे ही वे नाइटमेयर गांव में प्रवेश करते हैं, वे कभी बाहर नहीं जा सकते। बूढ़े आदमी की बात सुनकर छात्र रोने लगते हैं, कहते हैं कि अगर वे बाहर नहीं जा सकते तो वे सभी मर जाएंगे। मफी ने उनसे कहा कि वे अपना धैर्य रखें और कहा कि वह निश्चित रूप से सभी को नाइटमेयर गांव से बाहर निकालेंगे। लेकिन लियोन शांत था। उसने सोचा कि कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी कक्षा से पहले की कक्षा का सफाया हो गया था। मिशन का उद्देश्य नाइटमेयर गांव के केंद्र में छिपे रहस्य को खोजना है, लेकिन अगर हर कोई डर जाएगा तो इसे साफ करना असंभव है। ये चाचा शायद रहस्यमय हैं, लेकिन वह दुश्मन नहीं लगते। बूढ़ा आदमी सभी को समझाता है कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वे यहाँ हैं, उन्हें आराम से रहना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद मफी ने कहा, मैं समझ गया बूढ़ी, आप चाहते हैं कि हम आराम से रहें और आत्मविश्वास से इस गांव का सामना करें। बूढ़े आदमी ने डरावने चेहरे के साथ कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि चूंकि आप यहाँ हैं, बस यह मान ले कि आप यही मरने वाले हैं। सभी ये सोचकर स्तब्ध रह गए कि इस बूढ़े ने अभी क्या कहा। फिर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं सबको और परेशान नहीं करूंगा। उसने अपना परिचय नाइटमेयर गांव के गांव प्रमुख वोगन के रूप में दिया।
वोगन ने छात्रों को बताया कि नाइटमेयर गांव में जीवित रहने की 2 शर्तें हैं। पहली, वे किसी भी खाली घर में रह सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में दरवाजे पर लगी काली पत्थरों को छू नहीं सकते। दूसरी, उन्हें रात होने से पहले घर लौटना होगा और खिड़कियां और दरवाजे बंद करने होंगे। वे किसी भी हालत में उन्हें खोल नहीं सकते। लियोन, जो वास्तव में जिज्ञासु था, गांव प्रमुख से पूछता है कि वे रात के बाद बाहर क्यों नहीं आ सकते। गांव प्रमुख, जो वास्तव में संदिग्ध था, लियोन से कहता है कि वह इसे रात होने पर समझ जाएगा। उसके बाद रात में सभी ने गांव प्रमुख की बात मानी और पहले छिपने के लिए एक घर खोजा। उन्होंने खुद को 4 समूहों में विभाजित किया, प्रत्येक समूह में 11 छात्र थे। लियोन ने अपने समूह के साथ एक उपयुक्त घर पाया और जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। जब वे घर के अंदर गए तो सफेद बालों वाली लड़की ने सभी से कहा कि सुरक्षा के लिए उन्हें आज रात दूसरी मंजिल पर आराम करना चाहिए। जब लियोन खड़ा था तो एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आए और कहा, लियोन, अगर बाद में कोई खतरा हो तो मुझे याद रखना कि तुम मेरी रक्षा करोगे। लड़की ने अपनी मोहक चालों से लियोन को बहकाने की कोशिश की और कहा, मैं एक हीलर हूं, मैं तुम्हें बहुत सा एचपी दे सकती हूं। सफेद बालों वाली लड़की ने ये देखा और लाल बालों वाली लड़की से कहा, ज़ीरोवे, तुम इतनी बेहया कैसे हो सकती हो? क्या तुम देख नहीं रही हो कि यहाँ इतने सारे सहपाठी देख रहे हैं? ज़ीरोवे ने उसे जवाब दिया, अगर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हारा इसमें क्या काम? सफेद बालों वाली लड़की ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि गाय की तरह दिखना गर्व की बात है? वह ज़ीरोवे की छाती की तुलना गाय से कर रही थी। ज़ीरोवे नाराज हो गई और उसे ताना मारा, कुछ भी न होना, इससे तो कुछ भी बेहतर है। सफेद बालों वाली लड़की बहुत नाराज हो गई और चिल्लाई, यह इसलिए है क्योंकि तुम मोटी हो, तुम गाय हो। जब दोनों लड़कियां लड़ रही थीं, तो एक छात्र खिड़की के पास गया। जब उसने बाहर देखा तो उसने कुछ देखा और रोने लगा, दादी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। एक बूढ़ी औरत खिड़की के दूसरी ओर खड़ी थी और कह रही थी, मेरे अच्छे पोते, दादी को बहुत ठंड लग रही है। ये जगह डरावनी है। क्या तुम खिड़की खोलोगे ताकि दादी तुम्हें गले लगा सके? एक छात्र, जो यह मान रहा थी कि उसने अपनी दादी के लिए खिड़की खोली है, ने खिड़की खोल दी। जब लियोन ने उसे खिड़की खोलते देखा तो वह खिड़की की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, वह तुम्हारी दादी नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पहले ही खिड़की खोल दी थी और वह बूढ़ी औरत अचानक उस छात्र पर हमला करने लगी। छात्र अपनी दादी को इस तरह हमला करते देख स्तब्ध था। हर कोई बहुत डर गया था और उसकी मदद करने से कतरा रहा था, लेकिन अचानक किसी ने अपनी छड़ी का उपयोग करके रेत से बांधने वाला जादू किया। एक रेत की लहर ने उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर हमला करने से रोक दिया। वह लियोन का सबसे अच्छा दोस्त यांग शी था, जिसने वह जादू किया। उसने उस छात्र से जल्दी आने को कहा क्योंकि वह उस जादू को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। जब छात्र को समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो वह तेजी से यांग शी की ओर भागा। तभी वह बूढ़ी औरत एक लाल राक्षस में बदल गई। यह एक सामान्य राक्षस था जिसे नाइटमेयर कहा जाता है। यह एक स्तर 3 राक्षस था जिसकी 50 स्वास्थ्य और 25 शक्ति थी। हर कोई ये देखकर चौंक गया। एक लड़की ने सवाल किया, ये नाइटमेयर केवल एक सामान्य राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, एक ढाल अचानक प्रकट हुई और उसे रोक दिया। वह सफेद बालों वाली लड़की थी जिसने अपनी ढाल की शक्ति से उस पर हमला रोका था। हालांकि अपनी जादुई ढाल का उपयोग करने के कारण उसकी सेहत धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने यांग शी को वहां से भागने के लिए कहा। जीरो ए ने उसे ठीक करने का जादू किया और सफेद बालों वाली लड़की को शक्ति बढ़ाने वाला जादू दिया, जिससे उसकी सेहत वापस आने लगी। सफेद बालों वाली लड़की सोच रही थी कि जब तक हर कोई एक साथ काम करता है, इस नाइटमेयर को हराना मुश्किल नहीं होगा। उसने सोचा कि उसे बस तब तक रुकना है जब तक लियोन अपनी मृत सेना को बुला सके। लेकिन अचानक उसने देखा कि लियोन नाइटमेयर राक्षस की ओर दौड़ रहा था। वह अपनी छड़ी से उस पर हमला करने वाला था। यह देखकर यांग शी चिल्लाया, भाई लियोन, छड़ी का उपयोग इस तरह नहीं किया जाता। उसने लियोन को चेतावनी दी कि अगर नाइटमेयर उसके पास पहुंच गया तो वह मर जाएगा। लेकिन लियोन ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके नाइटमेयर राक्षस पर हमला किया। राक्षस की 50 की पूरी सेहत खत्म हो गई और वह एक ही वार में मर गया। लियोन ने नाइटमेयर राक्षस को मार डाला। हर कोई स्तब्ध रह गया कि यह कैसे संभव हुआ। वे हैरान थे और सोच रहे थे, क्या सभी मृत सेना को बुलाने वाले ऐसे ही लड़ते हैं? राक्षस को मारने के बाद लियोन ने सभी को देखने के लिए कहा। मरा हुआ नाइटमेयर एक काले पत्थर में बदल गया और धीरे धीरे गायब होने लगा।
सफेद बालों वाली लड़की ने इसे देखकर कहा कि इस पर बना प्रतीक वही है जो दरवाजे की चौखट पर था। जीरो ए ने कहा कि चूंकि वे दोनों नाइटमेयर गांव के हैं, इसलिए यह असामान्य नहीं है। लेकिन लियोन को कुछ गलत लगा। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई गड़बड़ है? उसे कोई स्टैट पॉइंट क्यों नहीं मिले, जबकि उसने नाइटमेयर को एक शारीरिक हमले से मारा था। सफेद बालों वाली लड़की ने लियोन से पूछा कि क्या उसने कुछ नोटिस किया। लियोन ने जवाब दिया कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। अगले दिन सभी छात्र अपने कमरों से बाहर आए। जो लोग लियोन के साथ थे, वे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने नाइटमेयर को हराया नहीं होता, तो वे सभी मर गए होते। जब माइफे अपने कमरे से बाहर आया, तो उसने लियोन के समूह को बात करते सुना कि लियोन कितना ताकतवर है। उसने उस नाइटमेयर को एक पल में हरा दिया। एक और लड़के ने जोड़ा कि जीरो ए भी काफी प्रभावशाली है। उसने नाइटमेयर के हमले को अपनी ढाल से सीधे रोक दिया। माइफे उनकी बातचीत सुन रहा था और सोच रहा था कि अगर वह वहां होता, तो वह जीरो ए जैसी लड़की को नुकसान नहीं उठाने देता। माइफे ने अपनी तलवारें निकाली और कहा कि वह नाइटमेयर्स को एक ही वार में हरा देगा। अचानक गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ आया और उसने छात्रों को मारने का आदेश दिया। उसने कहा कि एक भी छात्र भागने न पाए और सभी को जलाकर उनकी पापों को नष्ट कर दो। मोआइफ ने गांव के मुखिया से पूछा कि अगर उन्होंने गलती से एक रक्षक आत्मा को मार दिया है, तो उसे बचाने का कोई तरीका है क्या? गांव के मुखिया ने जवाब दिया कि एक उपाय है, अगर वो व्यक्ति जिसने रक्षक आत्माओं को क्रोधित किया है, रात गिरने पर घर के बाहर रहे। मुखिया ने पूछा कि उनमें से कौन ऐसा साहस रखता है। मफी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि कोई नहीं जानता कि दुष्स्वप्न गांव में कितने दुष्स्वप्न होते हैं और रात में शायद इससे भी बड़े खतरे छिपे हों। मफी सोचने लगा कि क्या घर के बाहर रहना आत्महत्या नहीं है। अचानक लियोन ने उनकी बातचीत में दखल दिया। उसने गांव के मुखिया से कहा कि उसने दुष्स्वप्न या रक्षक आत्मा, जो भी वे इसे कहते हैं, को मार डाला है, इसलिए वह यहाँ रात गिरने का इंतजार करेगा। लियोन की बात सुनकर मफी उस पर गुस्सा हो गया और पूछा कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। मफी ने कहा कि यह उस तरह से ध्यान खींचने का तरीका नहीं है, वह बाहर रहकर मौत को बुला रहा है। मफी ने गांव के मुखिया से माफी मांगी और कहा कि उसका सहपाठी थोड़ा धीमा है, कृपया उसकी बातों को न सुने। लियोन ने मफी से कहा कि वह शांत रहे, उसने अपना दिमाग नहीं खोया है। कुछ ऐसा है जिसे वह परखना चाहता है, हो सकता है इससे वे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लें। गांव के मुखिया और अन्य ग्रामीणों ने लियोन को गांव के बीच में जंजीरों से बांध दिया। लियोन के हाथ और पैर जंजीरों से बांध दिए गए। मफी ने लियोन से पूछा कि उसने क्या मतलब निकाला था जब उसने कहा था कि ये उन्हें इस दुनिया से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जू ने भी लियोन से पूछा कि क्या उसने दुष्स्वप्न गांव के केंद्र का रहस्य खोज लिया है। लियोन मुस्कुराया और जवाब दिया कि हो सकता है उसने इसे खोज लिया हो, इसलिए वह रात को इसे परखेगा। कुछ समय बाद, रात होने पर, लियोन गांव के बीच में अकेला बंद था और अचानक एक दुष्स्वप्न राक्षस लियोन की ओर आने लगा। उसने अचानक लियोन पर हमला किया। लियोन मुस्कुराया क्योंकि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन जब लियोन ने अपनी चाल चलने की कोशिश की, तो अचानक सैंड बाइंडिंग मैजिक ने उस दुष्स्वप्न को रोक दिया। वह लियोन पर हमला नहीं कर सका। राक्षस को रोकने वाला यांग था, जब उसने मफी से जल्दी से कार्य करने के लिए कहा क्योंकि वह केवल उस दुष्स्वप्न को एक सेकंड के लिए नियंत्रित कर सकता था। मफी, जो दुष्स्वप्न राक्षस पर हमला कर रहा था, ने उसे शांत रहने को कहा और कहा, मैं जरूर तुम सबका ख्याल रखूंगा, क्योंकि एक सच्चा तलवारबाज एक तलवार से दुनिया के सभी दुश्मनों को हरा सकता है। लेकिन उसका हमला दुष्स्वप्न पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। दुष्स्वप्न राक्षस यांग के सैंड बाइंडिंग से मुक्त हो गया और उसने मफी पर हमला करना शुरू कर दिया। मफी ने किसी तरह अपनी तलवार से उसका हमला रोक लिया। दुष्स्वप्न राक्षस के कुछ मूव्स देखने के बाद मफी को एहसास हुआ कि ये दुष्स्वप्न बहुत तेज है। उसने सोचा, क्या लियोन ने सच में ऐसा कुछ मारा जबकि वह केवल एक मेज है। उसने कहा, यह असंभव है। अगर लियोन ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए उसने अपनी डिफेंस ब्रेकिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया और दुष्स्वप्न राक्षस पर हमला किया। जब मफी दुष्स्वप्न राक्षस से लड़ रहा था, तो जू और जुआ उसे बचाने के लिए आ गए। लियोन ने उनसे पूछा कि वे सभी यहाँ कैसे आ गए। सफेद बालों वाली लड़की ने लियोन से कहा कि वे डरे हुए थे कि लियोन अकेले खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वे उसकी मदद के लिए आए हैं। लेकिन सफेद बालों वाली लड़की लियोन के हाथों से जंजीरें नहीं हटा सकी। उसने लियोन से कहा कि उन्हें मर्फी की जरूरत है ताकि वह अपनी तलवार से इन जंजीरों को तोड़ सके। लेकिन मफी अभी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वह दुष्स्वप्न राक्षस से लड़ रहा है। जू ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए?
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लियोन ने कहा, मफी को यहाँ आने और इन जंजीरों को अपने हाथों से तोड़ने की कोई जरूरत